हाँ, मैंने रिकॉर्ड शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हम आप लोग को सबको म्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स की मेन डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ रिजल्ट विच इज मीनिंगफुल और विच हैज एनी रेलेवेंस, एक कोई रेलेवेंट रिजल्ट निकालने के लिए। इसी में हम लोग ने पहली चीज ये देखी कि डेटा क्या होता है। तो डेटा कोई भी फैक्ट, फिगर, अजम्पशन या अकरेंस हो सकता है जो कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज के रूप में लिया जाता है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी वैल्यूज चेंज करी जा सकती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे पेड़ों की पत्तियां हो गई, पेड़ों में नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें आप जो समय समय से चेंज होती रहती हैं या अलग अलग एंटिटीज में चेंज होती रहती हैं, वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं। और इन्हीं वेरिएबल्स पर बेस करके हम डेटा को देखते हैं या इसी को हम डेटा मानते हैं। फिर हमने अगली चीज जो देखी कि वो हम इस तरह का जो डेटा हमें मिलता है वो कितनी तरह का होता है। तो प्राइमरी डेटा होता है जो हमने खुद कलेक्ट किया होता है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हमने किसी अन्य स्रोत से पाया होता है या किसी और सोर्स के द्वारा हमको मिला हुआ होता है। अब जब हम इस प्राइमरी डेटा की क्योंकि बेसिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ रूप में होता है। वो अभी एक क्लासिफाइड मैनर में नहीं होता, तो वो एक केवल इंफॉर्मेशन का एक ढेर होता है। उस इंफॉर्मेशन के ढेर को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहला काम जो करना पड़ता है वो है उस डेटा को क्लासिफाई करने का। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? इसी डेटा को जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, उस डेटा को जब हम ग्रुप में बांट लेते हैं तो हमको वो डेटा कंसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब ये डेटा छोटा हो जाता है तब हमें उसमें कुछ एक रिजल्ट नजर आने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही वाली बात हो जाती है कि जो डेटा हम देखते हैं वो डेटा आपको एक क्लासिफाइड रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है इससे पहले कि आप उस डेटा का कोई इस्तेमाल कर पाए। क्लासिफिकेशन जब हम करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि डेटा असल में दो प्रकार का हमें मिला। एक डेटा वो जो क्वालिटेटिव था, यानी क्वालिटी पे बेस्ड था, जहां पर हम जो कैरेक्टर डील कर रहे थे वो कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स नंबर में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते थे, है ना। तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है। बहुत सारे इस तरह के क्वालिटेटिव डेटा को हम डिस्क्रीट वैल्यूज के रूप में देखते हैं, यानी कि हम उन वैल्यूज के रूप में देखते हैं जिन वैल्यूज का आपस में संबंध नहीं होता है। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को तो हम छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, इन ग्रुप्स को हम क्लास कहते हैं। अब जब इन क्लासेस का आपस में संबंध नहीं होगा तो जनरली वो क्वालिटेटिव डेटा होगा और ऐसा डेटा डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। दूसरा डेटा वो होता है जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, और ऐसा डेटा जो आपको मिलता है उसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जो नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है उस डेटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो दो तरह के ग्रुप्स उसके भी बन जाते हैं। एक ग्रुप कहलाता है आपका डिस्क्रीट ग्रुप या डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा कहलाता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो जहां पर डेटा के बीच में आप लोगों को संबंध मिलता है, अलग अलग क्लासेस के बीच में आपको संबंध मिलता है, वो डेटा कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस सीरीज में। और जहां पर आपको हर क्लास एक दूसरे क्लास से अलग मिलता है वो डेटा कहलाता है आपका डिस्क्रीट सीरीज का डेटा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट,
तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हैं। इंग्लिश में मिलने वाले जो मार्क्स हैं वो 75 हैं, मैथ्स में मिलने वाले 74 हैं। तो इस प्रकार का जो डेटा है ये डेटा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। यहाँ क्लासेस के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जब हम डेटा को एक कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में देखते हैं, यानी कि जब हम उस सीरीज के रूप में देखते हैं जहां पर क्लासेस का एक दूसरे से संबंध होता है, तो फिर हम उस डेटा को क्लासिफाई करते हैं एज क्वांटिटेटिव डेटा, और वो डेटा हमको कंटिन्यूअस सीरीज देता है। जब हम कंटिन्यूअस सीरीज की, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए, जो बात करना चाह रहे हैं वो म्यूट कर लीजिए। तो जो कंटिन्यूअस सीरीज का जो डेटा आपको मिलेगा, उस कंटिन्यूअस सीरीज के डेटा में दो तरह की सीरीज हमें दिखती हैं, एक ओवरलैपिंग सीरीज, एक दूसरी नॉन ओवरलैपिंग सीरीज, जो हमने कल बात की। प्लीज आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। तो जो हमें ऐसी सीरीज नहीं समझ में आ रहा है। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम इस बॉटनी में इसको क्यों सर डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसका? कल आप लोग कल का क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे क्या? सर कल का सर वो 100 स्टूडेंट्स के ऊपर था, नहीं तो नहीं अटेंड कर पाए थे। कोई बात नहीं, कल हम लोगों ने इस बात के बारे में भी डिस्कस किया था, और इसको हम एक बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बहुत बड़ा डेटा हमारे पास होता है, हमें बहुत सारी चीजों का एक बहुत बड़े एरिया में स्टडी करनी होती है, तो हम एक एक इंडिविजुअल स्टडी को नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप का एक छोटा सैंपल बनाते हैं, और उस सैंपल से हम पूरी स्टडी को करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हम भारतवर्ष में पूरे या लखनऊ एरिया में पूरे में हम ये जानना चाहते हैं कि कितने पौधे हर्बेशियस हैं। तो क्या हम एक एक पौधे को गिन पाएंगे पूरे लखनऊ में? नहीं गिन पाएंगे। हम एक छोटे से एरिया में उस पूरे जो हर्बेशियस हैं या श्रब्स हैं या इनको गिन लेंगे, और इस डेटा को हम पूरे लखनऊ के एरिया पर एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। इसी पर हम अपने जितने भी डिफरेंट एरर मैकेनिज्म है कि कितना इसमें एरर हो सकता है, कितना बायस हो सकता है, क्या इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये सारी बातें जाने कि क्या होता है, हमको सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है कि ये मेथड्स हैं क्या। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पहले हम स्टडी करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम इसको कहां पर उपयोग करेंगे। बहुत जगह हैं उपयोग की, चाहे आपके क्लिनिकल टेस्ट हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में फील्ड में आप बीजों की वो देख रहे हो कि गुणवत्ता किस तरह से है, कौन से बीज बेटर हैं, कौन से बीज कम बेटर हैं। अगर आपको खेतों पर आपने नई वैरायटी डेवलप करी, 5 वैरायटीज डेवलप करी, आप किसको खेत में लगाएंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है और स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप रिसर्च करने में जाते हैं, आप वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, आप इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, आप पूरी कम्युनिटी की एक स्टडी कर रहे हैं, कोई भी स्टडी के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टूल लगाना ही पड़ता है। और इन स्टैटिस्टिकल टूल को लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी वजह से ये पढ़ रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या है। ठीक, अब हम सवाल एकदम एंड में लेंगे, और आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको पहले आप समझ लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से इसको लेते चलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो डेटा है उसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेकेंड पार्ट है जो हमने इसको डिस्कस किया था, यानी कि जो हमारा डेफिनेशन थी स्टैटिस्टिक्स की, उसका सेकेंड पार्ट था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को जब हम देखते हैं, यहां पर ही कुछ हम लोग का कल लेक्चर खत्म हो गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दो तरीके से हो सकता है। एक होता है जिसका ग्राफिकल मेथड होता है, जहां पे हम बहुत सारी तरह के ग्राफ बनाते हैं, और दूसरा होता है नॉन ग्राफिकल मेथड, यानी जहां पर हम टेबल्स के रूप में उस डेटा को देखते हैं। तो जो नॉन ग्राफिकल मेथड है, जहां पर हम टेबल्स के रूप में उस डेटा को देखते हैं, उस में हम सबसे पहले डेटा की ग्रुपिंग करते हैं।
तो जैसे आप देख रहे हैं टेबल बेसिकली रोज और कॉलम का एक संगम है या एक कॉम्बिनेशन है। ये है कॉलम जो लंबाई में आपको दिख रहा है और ये है रोज। तो कॉलम्स में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जिनके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो ये इंग्लिश, मैथ, ये जो है ये है वो वेरिएबल्स और इनके बारे में हमने डेटा कलेक्ट किया। वो डेटा ये था। मैथ्स में कितने नंबर मिले, साइंस में कितने नंबर मिले, ये वो डेटा है। तो रोज और कॉलम के इस ग्रुप को हम डेटा कहते हैं। अब जब हम इस टेबल को देखते हैं तो टेबल दो प्रकार की हमें देखने के लिए मिलती है। एक टेबल होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरी टेबल होती है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड टेबल है, जहां पर हम जितने ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको ग्रुप कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू है। जैसे कि आप नीचे देखिए, ये एक डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 कुछ भी, ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में हम आपसे पूछते हैं 9 कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स 9 हैज अकर्ड, या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप ये कहेंगे कि देखिए 9 1 2 3 4 और 5 बार आया है, तो आप कहेंगे 9 की फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी 9 जो है वैल्यू ये 5 दफे इसमें आई है। तो 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि दो तरह के वेरिएबल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक क्वालिटेटिव, दूसरे क्वांटिटेटिव। नीचे हमने एक टेबल ये जो बनाई है, ये है एक क्वालिटेटिव डेटा की टेबल, जिसमें कि ये जो डेटा है ये एक डिस्क्रीट टाइप की वैल्यूज शो कर रहे हैं, एक का दूसरे से संबंध नहीं है। और इसमें है एक दुकान में कितनी शर्टें थी, तो नीले रंग की 24 शर्ट, ब्लू रंग की 37 शर्ट, ऐसे करके दिया हुआ है। इनके आपस में कोई संबंध नहीं है, कितने भी रंग हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, इस प्रकार का जो डेटा होता है, इस प्रकार की टेबल, वो डिस्क्रीट डेटा की टेबल कहलाती है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की, हम जब बात करते हैं, जहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है इसमें भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में भी हमें ये डिस्क्रीट टेबल देखने के लिए मिलती है। यहां जैसे आ रहा है नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड, यानी मटर के एक उसमें फ्रूट में कितने सीड थे। तो आप देखेंगे कि किसी में 8 थे, किसी में 10 थे, किसी में 12 थे, यही 3 हमें मान लीजिए मिले। तो 8 सीड वाले पॉड कितने मिले? 6 पॉड में 8 सीड्स थे, 4 पॉड्स में 10 थे और 3 पॉड्स में 12 सीड्स हमको देखने के लिए मिले। तो इस प्रकार की जो टेबल बनी, वहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज है, इसमें क्लासेस का आपस में डायरेक्ट संबंध आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जब आपस में डायरेक्ट संबंध देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसी एक टेबल डिस्क्रीट वैल्यू की या डिस्क्रीट वेरिएबल की टेबल कहलाती है, और ये आपको देखने के लिए यहां मिल रही है। अब आ जाती है बात, जबकि हम एक ऐसी टेबल पर बात करते हैं जहां पे रॉ डेटा बड़ा लंबा है और उस डेटा को हम छोटे छोटे सेक्टर्स में या रेंज में डिवाइड कर लेते हैं। रेंज क्या होती है? रेंज एक ग्रुप है जहां पर एक लोअर वैल्यू से लेकर एक हायर वैल्यू के बीच की सारी वैल्यूज को हम इकट्ठा करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने यहां पर कहा कि 60 पौधों में से हमने एक डेटा लिया कि उनमें कितनी कितनी पत्तियां थी। तो 60 पौधों का डेटा ये हमको दिया गया। यहाँ पर हर पौधे में कितनी थी, किसी पौधे में 9 थी, किसी में 7 थी, किसी में 6 थी, किसी में 5 थी, किसी में 8, ऐसे करके अलग अलग पौधों में 60 पौधों में हमको ये दिया गया। अब यहाँ पर इस डेटा की अगर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी तो हम उसे कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग टाइप की टेबल बनाएंगे। कल हम लोग ने ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग वैल्यूज की भी बात कर ली थी, जहां पर जो एक्सट्रीमिटी वाली वैल्यूज होती है वो ओवरलैप करती हैं और दूसरे केस में नॉन ओवरलैपिंग में ओवरलैप नहीं करती हैं। तो यहां पर हम एक ओवरलैपिंग टेबल बनाने की कोशिश करेंगे इस डेटा की मदद से। अब इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डेटा दिया हुआ है, जो आपको डेटा सामने दिख रहा है, इसमें नंबर्स
सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा अगर आप बनाएं तो 0 से लेकर 100 तक के नंबर हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि 0 नजर आए, जरूरी नहीं कि 100, लेकिन इसके बीच के नंबर हमको नजर आ रहे हैं। तो हम एक फाइनाइट वैल्यूज ही जनरली लेने की कोशिश करते हैं। तो 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज मान लीजिए हमने ले ली। अब इतने लार्ज डेटा की हमको डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं समझ में आएगी। अगर हम बताना चाहें कि सबसे ज्यादा पौधे कितनी पत्तियों वाले होते हैं, तो इस डेटा को देखकर हम नहीं बता पाएंगे। अब हमको इस से एक रेलेवेंट रिजल्ट निकालने के लिए पहले हमें अपने इस डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। इस क्लासिफिकेशन के लिए हम रेंज बनाते हैं। तो रेंज जो है वो 5 की रेंज, 10 की रेंज, इस प्रकार की रेंज ज्यादा कॉमनली हम बायोस्टैटिस्टिक्स में लेते हैं। तो यहां पर क्योंकि डेटा 0 से 100 के बीच में है तो हम 10 की रेंज ले लेते हैं, यानी हम 10-10 के क्लास इंटरवल की रेंज मान लेते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ लीव्स पर प्लांट के हिसाब से हमने 10-10 की रेंज मान ली, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करते हुए 90 से 100 तक के हमने क्लासेस यहां पर बना लिए। अब देखिए आप, ये हमको क्लासेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हमने क्लासेस बना लिए। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहां ऊपर दी गई वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 और 10 के बीच में आ रही हैं। ठीक, हमने कल आप लोगों को बताया है कि अगर कोई वैल्यू एग्जैक्टली 10 होगी तो वो इस ग्रुप में नहीं आएगी, वो अगले ग्रुप में चली जाएगी। 9.99 तक की वैल्यू इस ग्रुप में आएगी। एग्जैक्ट 10 वैल्यू कहां आएगी? अगले में, क्योंकि ये एक ओवरलैपिंग सीरीज है। अगर एग्जैक्टली 20 वैल्यू होगी तो वो यहां नहीं आएगी, वो कहां आएगी? अगले में। ठीक, तो इस चीज को भी हमको लगातार ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम जब देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में हमको 15 मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने काउंट कर लिया। आप काउंट कर सकते हैं, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे बढ़िए, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 10 को हम नहीं गिन रहे हैं, 14, और ये अंत में आ रहा है 15। तो 15 यहां पर हमने गिन लिया। 10 को हम कहां गिनेंगे? अगले वाले में। जो 10 आ रहा है इसको हम अगले वाले में गिनेंगे। ऐसे करके हम हर ग्रुप के बीच बीच में कितने इंडिविजुअल आ रहे हैं वो नोट कर लेंगे, और जब हम नोट कर लेंगे तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक, तो ये जब हम कर लें तो हम इसको टोटल जोड़ कर देखें। अगर जोड़ने पर ये 60 वैल्यू आ रही, क्योंकि ये 60 पौधों का डेटा था, तो जब हम जोड़ कर देखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू हमको 60 फिर मिलनी चाहिए। तो 60 जो वैल्यू आएगी तब हम समझ पाएंगे कि हमारा डेटा सही है। एक और तरीका होता है इसको करने का। अगर आप लोगों ने टैली मार्क वाला तरीका पढ़ा हो, आप लोगों ने 10th की किताब में अगर पढ़ा होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस डेटा को ऊपर से देखते चले जाएं और हर में एक टैली मार्क लगाएं। जैसे पहला 9 है, आप 9 को काट दीजिए, उसमें एक यहां पे निशान लगा दीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। 7, फिर यहां पे एक लाइन खींच लीजिए। 6, ऐसे करते करते लाइन खींचिए। 56 आया तो 56 का आप देखिए 50 से 60 के बीच में आएगा, यहां आप एक लाइन खींच लीजिए। ऐसे करते करते आप लाइनें खींचते चले जाएंगे हर में, और ऊपर ऊपर इन वैल्यूज को काटते चले जाएंगे। बाद में आप उन लाइनों को गिन लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, 4 लाइनें खींचते हैं और 5वीं लाइन आप क्रॉस कर लेते हैं उसकी, तो 5-5 के गट्ठर जैसे बन जाते हैं। तो आप उसको गिन सकते हैं, इनको टैली मार्क कहा जाता है। नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली गिन लीजिए, एक एक को काटते चले जाइए और गिनते चले जाइए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वरना टैली मार्क बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम लोग टैली मार्क की मदद से उसको कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली 10 या 20 या ऐसे आती हैं तो अगले वाले क्लास में गिनी जाती हैं, और इस प्रकार की जो डेटा बन जाता है वो डेटा कहलाता है ओवरलैपिंग कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेशन का मतलब होता है जोड़ना, क्यूम्युलेट मींस टू ऐड। तो अगर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल है, इसका मतलब है कि ये क्लास दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। हम क्या करते हैं, हर क्लास में हम पिछले वाले क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
अगले क्लास की फ्रीक्वेंसी से जोड़कर लिखते चले जाते हैं। तो पहले वाले में हम देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है। तो हम यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे। अब अगले ग्रुप पे जब हम आते हैं तो इस 2 को इस 6 से जोड़ देंगे, यानी इस पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे। तो 2 और 6 मिलके हो जाएगा 8, तो हम यहां पर 8 लिख देंगे। ठीक, अब फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगली क्या होगी, इस 8 को हम इस फ्रीक्वेंसी से फिर जोड़ देंगे, यानी 8 इधर और 4 ये हो जाएगा 12। अगले ग्रुप में क्या करेंगे, फिर इस 12 को इस 8 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, फिर इस 20 को इस 1 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। यानी ये टोटल अगर फ्रीक्वेंसी का हम करेंगे तो वो भी 21 ही आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये बताती है कि 8 वैल्यूज 20 से कम है, 2 वैल्यूज 10 से कम है, 12 वैल्यूज 30 से कम है, 20 वैल्यूज 40 से कम है, या 21 वैल्यूज 50 से कम है। तो ये जो है बेसिकली लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग सोचेंगे यहां हम यूज कर ही क्यों रहे हैं, जब हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम ये एक अलग से ये चीज क्यों जोड़ घटाना कर रहे हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से अभी हमने आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है इस बात को बता दिया। आगे जब हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो वहां पर आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां पर आप बस ये ध्यान रखिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हर क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी को पिछले क्लास और पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जोड़ती चली जाती है, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि पिछली जो इस क्लास की हाईएस्ट वैल्यू से कम है वो निकलती चली जाती है। अब आ जा रहा है अगला टॉपिक विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोग एग्जाम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर प्रैक्टिकल में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो और कभी कभी आपका ये एग्जाम में भी आ जाता है, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को कुछ ऐसा डेटा है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखाना पड़ता है। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है दो सीरीज के बीच में, दो वैल्यूज, या जिसे हम कहते हैं जब हम कॉलम्स देखते हैं तो दो कॉलम्स के बीच में आप कह सकते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाता है, और एक ये डायग्रामेटिक फॉर्मेट जिसमें हम डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइनों का, बार्स का, या फिर हम पिक्टोग्राफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्राफ बेसिकली क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन टूल है, और इस रिप्रेजेंटेशन टूल में हम दो सेट्स ऑफ वैल्यूज के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं। कितनी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, लाइन, हिस्टोग्राम, बार, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव और पाई चार्ट, इतने आपको पढ़ने हैं जो आपके कोर्स में। पहली चीज जो है वो है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है, बेसिकली हम लाइन ग्राफ को यूज करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, जहां पर नीचे एक सिंगल वैल्यू है। जैसे आप अभी इन चीजों को भूल जाइए जो तीन तीन लिखे, तीन तीन आपको लाइनें दिख रही हैं, आप सिर्फ इस ब्लू लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जो ब्लू लाइनें आपको दिख रही हैं ये लाइन ग्राफ्स हैं। ये कोई भी चीज का डेटा हो सकता है। सपोज करिए कि ये डेटा है आपका, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि वाइन का प्रोडक्शन कितना था, हम कोई डेटा ले सकते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए कितनी यील्ड थी, कितने फ्रूट्स हुए, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1994 में कितने हुए वो यहाँ पर डेटा दे रहा है, 1998 में कितने हुए वो यहाँ पे डेटा दे रहा है, 2000 में कितने हुए वो यहाँ पे डेटा दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो ये एक्सिस होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो कहलाती है वाई एक्सिस। तो हम वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे हमने वो शर्ट वाला एग्जांपल किया था ना कि ब्लू शर्टें कितनी है, रेड शर्ट कितनी है, तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या थे, रंग वेरिएबल थे वहां पे, तो हम रेड, ब्लू, ग्रीन ये नीचे ले लेंगे।
और कितनी कितनी शर्तें थी वो हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हम हमेशा वेरिएबल लेंगे और वाई एक्सिस पे हम हमेशा वैल्यू लेंगे। ठीक, तो यहां पर भी आपको ऐसा ही मिलता है। तो जहां पर मान लीजिए 1994 में ये वैल्यू जो थी वो 160 के अराउंड थी, तो हम 160 पर यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इस एक लाइन को खींच लेंगे। ये हो गया आपका सिंपल लाइन ग्राफ। ठीक, इतनी बात आपको केवल जाननी है, ये एक सिंपल लाइन ग्राफ हो गया। अगली चीज देखिए, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम उन केसेस में बनाया जाता है जहां पर हम कंटिन्यूअस सीरीज को डेटा पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यानी हम एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, तब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे, ये दिया हुआ है एज। अब एज जो है वो कुछ पौधों की या किसी की भी हमने एज ले ली, किसी की एज 2 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है, और कितने कितने पौधों की एज 10 है, मतलब ये 4 साल, 3 साल, 5 साल है। तो जो वेरिएबल है यानी एज हमने इधर ली, और कितने कितने पौधों की है यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। अब देखिए हम कह रहे हैं 20 से 30 के बीच की एज वाले पौधे कितने हैं, कितने हैं, 2। 20 से 30 की एज वाले पौधे कितने हमें मिले, 2। या 30 से 40 की एज वाले हमें पौधे कितने मिले, ये हो गया 4। 40 से 50 की एज वाले पौधे हमें कितने मिले, ये भी हो गया 4 पौधे मिले। 50 से 60 की एज वाले पौधे हमें कितने मिले, ये 5 हो गए। तो इस प्रकार से हम बार ग्राफ्स को बनाते हैं। आप देखिए लाइनों की जगह यहां पर आपको कॉलम नजर आ रहे हैं या बार नजर आ रहे हैं, तो ये बार ग्राफ होता है। यहाँ पे देखिए हमने एज नीचे ली है 0 से लेके 100 तक की एज, और उसके बाद हमने अलग अलग पौधे या इंडिविजुअल या लोग, कोई भी हमने एक जो ग्रुप था उसको देख लिया कितने कितने लोग हैं, और उनके एक छोटे से डेटा को हमने इस पर प्रेजेंट करने की कोशिश करी। अच्छा, यहां पर आप ये जान लीजिए कि हम ये कितनी स्केल लेंगे, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए, और वो बराबर बराबर के टुकड़ों में आए ये देख लेना है। जैसे यहां पर मान लीजिए मैक्सिमम नंबर किसी का 5 था, तो हमने यहाँ 0 से लेके 5 तक की बनाई और बराबर बराबर में एक एक के अंतर पे डिवाइड कर लिया। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 100, और हमें 10-10 के कॉलम बनाने थे, तो हमने 10-10 के कॉलम के हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ये पूरा खाली दिख रहा है, इसका मतलब 80 से 90 की एज वाले लोग कितने थे, 0, एक भी नहीं था, कोई नहीं था यहाँ पे जो डेटा आप ले रहे हैं वहां पर। इस तरह की डेटा को, इस तरह की प्लॉटिंग को हम एक हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम की ही तरह बिल्कुल सेम चीज होती है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज वाली चीज होती है बार ग्राफ या बार चार्ट, लेकिन वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए बनाया जाता है। वहां वैल्यूज क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, इसीलिए आप देखिए इनके बीच में गैप दिख रहा है, क्योंकि अब ये अलग अलग मंथ में कोई गाड़ी या कुछ भी मैन्युफैक्चर कितनी हुई उनका डेटा दिया हुआ है। जनवरी में मान लीजिए 600 हुई, फरवरी में 800 हुई, फिर ऐसे ऐसे डेटा दिया हुआ है। तो जनवरी में कितनी हुई इसका फरवरी से लेना देना नहीं है, मार्च से लेना देना नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी रह सकती हैं, तो आपस में कोई लेना देना नहीं। तो ये वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यूज हो गई, हमने इन्हें एक्स एक्सिस पे ले लिया, और उनकी जो वेरिएबल हो गए तो ये एक्स एक्सिस पे ले लिया, और जो इनकी वैल्यूज हैं वो वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पे ले रखी हैं, ये यहाँ पर हमको वाई एक्सिस पर मिल रही है। तो बिल्कुल सेम है जैसे आपका हिस्टोग्राम है, अंतर केवल आपको मिल रहा है यहाँ पर कि ये एक दूसरे से सेपरेट हैं और ये वैल्यूज डिस्क्रीट हैं। तो अगर आप बार ग्राफ कंटिन्यूअस के लिए बनाएंगे तो वो हिस्टोग्राम कहलाएगा, अगर आप बार ग्राफ डिस्क्रीट के लिए बनाएंगे तो वो बार ग्राफ कहलाएगा। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना। अब आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज होता है जनरली तब जबकि आप किसी चीज को का बढ़ना घटना एक सीधे रूप में दिखाना चाहते हैं। जैसे किसी कंपनी में प्रोग्रेस हो रही है या उसका प्रोडक्शन घट रहा है, बढ़ रहा है, आप इसको दिखाना चाहते हैं,
तो फिर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बार ग्राफ का भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम का कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी कर सकते हैं। जैसे एक ये डेटा आपको देखने के लिए मिला कि बच्चों के 10 से 20 में नंबर 5 बच्चों के आए, 20 से 30 में 12 बच्चों के आए। इसको हम सिंपली प्लॉट कर सकते हैं। अभी आपने देखा था, हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज में बात करी थी, एक हिस्टोग्राम के रूप में हमने इसको सेट कर लिया। ठीक, ये हमने मार्क्स जो कि वेरिएबल था हमारा, वो एक्स एक्सिस पे ले लिया, और कितने कितने स्टूडेंट्स को वो मार्क्स मिले जो कि हमारी वैल्यूज थी या फ्रीक्वेंसी थी, उसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और हमने इसका एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। अगर हम इस हिस्टोग्राम की मिडिल वैल्यूज सब में ले लें, हर जगह हम इसकी मिडिल वैल्यूज ले लें और हम उन सबको एक लाइन से जोड़ लें, इस तरह से करके ये लाइनें इन पॉइंट्स को जोड़ रही हैं और ये पॉइंट फिर जाकर एकदम एंड पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये बार बना हुआ है इसलिए हमने एंड में जोड़ना जरूरी नहीं है, अदरवाइज हम इसको यहां से यहां तक भी, इसको नीचे यहां से यहां तक भी जोड़ लेंगे, यहां से यहां तक भी हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये जो पूरा एरिया इंक्लूड कर रहा है वो एरिया कहलाएगा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप ये देख सकते हैं इस प्रकार के डेटा में, अगर मान लीजिए एक कंपनी का डेटा होता या एक फील्ड में प्रोडक्शन का डेटा होता या ईयर टू ईयर किसी पेड़ के फ्रूट प्रोडक्शन का होता, तो हम कहते हैं फ्रूट प्रोडक्शन शुरू में कम था, धीरे धीरे बढ़ता गया, एक पीक पे पहुंचा और अब फिर घटने लग गया है ना। इस प्रकार का आपको एक ग्राफ मिल जाता है जहां पर आप सीधे सीधे सामने वाले को ये बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो जो आपका डेटा है, जो बातें आपको टेबल में ठीक से नहीं आप किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के माध्यम से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम इंडिया की ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, जीडीपी कितनी बढ़ रही, ये सारी बातें जब हम दिखाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही इस्तेमाल करते हैं और वहां पर हम इसी प्रकार का एक पॉलीगन बनाते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है पॉलीगन बनाने में, हमने बार ग्राफ के बीच बीच के पॉइंट ले लिए और उनको आपस में जोड़ दिया। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बेसिकली इसी प्रकार का एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जिसको हम फ्रीक्वेंसी पे ना बनाकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बना लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर बनाया, हर बार ये ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो एक ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है ये कहलाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव। आपने इसमें जो वेरिएबल है वो नीचे लिया है और यहां पर फ्रीक्वेंसी लेने के बजाय आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, केवल इतना ही अंतर है। और बाकी आपने जितने पॉइंट्स मिले आपको, आपने उन पॉइंट्स को एक कर्व के द्वारा या लाइन के द्वारा जोड़ लिया, ये कहलाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और इसी का एक और नाम है ओजाइव। आपको ये जानना जरूरी है कि ओजाइव क्या होता है। कभी कभी आता है, हम लोग जो वाइवा उसमें पूछते हैं बच्चों से ओजाइव क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली ऐसा करते हैं, हम पाई चार्ट को कल लेंगे, हम यहां पर अभी रोक देते हैं क्योंकि 2-3 मिनट बाकी हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम अनम्यूट कर लें। आप लोग अपने को अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अगर कोई आप लोग पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, आप लोग को समझ में आ रहा है? हम एक बार जानना चाहते हैं, आप लोग अपने को अनम्यूट करके ये बात बता